नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू और अब खबर खास में हमारा आज का खास मौजू। क्या इलेक्शन कमीशन जानिबदार है? क्या इलेक्शन कमीशन की नजर सभी पार्टियों पर यकसां है? क्या कोई भी लीडर हो, कैसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो और किसी भी कद का हो, ज़ाब्ते अखलाक के मामले में क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सब पर बराबर है? क्या हमारे मुल्क का चुनाव आयोग खुद अपनी पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है? ये सवाल ऐसे हैं जो आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रोज पहले तक इलेक्शन कमीशन के फुल कमीशन की एक भी बैठक नहीं हुई। हालांकि फुल कमीशन की बैठक एक हफ्ते में 2 बार होती है। पहली शिकायत मिलने के बाद से अब तक आइडियल तौर पर 6 बैठकें हो जानी चाहिए थी। आज इलेक्शन कमीशन की एक बैठक हो रही है जो शायद पहली बैठक है। फुल कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा और इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा और सुशील चंद्रा शामिल है। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि मोदी की चुनावी रैली में स्पीच को लेकर पहली शिकायत चुनाव आयोग को 5 अप्रैल को ही मिली थी। इसके बाद से चुनाव आयोग को पीएम की चुनावी रैलियों में तकरीर के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से 4 और सीपीएम की तरफ से 1 शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्हें यह शिकायत मौसूल हुई है। 1 अप्रैल को मोदी ने वर्धा की अपनी रैली में वायनाड से राहुल के लड़ने को लेकर कहा था कि वो ऐसी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं जहां अक्सरियत वाली आबादी अकलियत में है। ऐसे ही एक मामले में बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। कहा गया था कि राहुल गांधी बार बार चौकीदार डैश 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 का नारा लगा रहे हैं। इसी का कहना था कि ऐसे मामलों में बहुत संजीदगी से काम लेना पड़ता है और खबर है कि अब जो ईसी की बैठक चल रही है उसमें से क्या कुछ निकलकर आता है। चूंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से फाल तौर पर पिछले कुछ मामलों में इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी आता है, जिसमें मेनका गांधी का नाम भी आता है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम आता है और उसी में शामिल है आजम खां का भी नाम। किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटों या 48 घंटों के अंदर उन पर एक्शन लिया और उन पर पाबंदी लगाई, उनकी इलेक्शन तशहीर पर पाबंदी लगाई। मायावती का भी नाम इसमें शामिल है। मायावती के खिलाफ जब एक मामला ईसी के पास पहुंचा तो ईसी ने बहुत जल्द यानी 2 दिनों के अंदर अंदर यह फैसला लिया और इंतखाबी तशहीर पर रोक लगाई। लेकिन क्या ईसी इसी संजीदगी के साथ और इसी रफ्तार के साथ बाकी तमाम मामलों का निपटारा कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं से नजरें चुरा कर और कहीं और नजरें लगा रहा है? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इसकी हम कोशिश करेंगे कि इस पे जो अब तक बातें हैं वो साफ साफ सामने आए। दरअसल कुछ ऐसे मामले हैं खासतौर से जो वजीर आजम के खिलाफ है, जो वजीर आजम मोदी के इंतखाबी तशहीर पर कांग्रेस का और सीपीएम का ये कहना है इलेक्शन कमीशन को कि बार बार इस गाइडलाइन के बावजूद कि किसी भी तरह की इंतखाबी तशहीर में किसी भी तरह से सेना यानी अपनी फौज का या फौज की शहादत का या फौज की बहादुरी का किसी भी तरह से जिक्र नहीं किया जाना है। लेकिन इसके बावजूद जैसा कि शिकायत में कांग्रेस और सीपीएम की तरफ से यह दर्ज कराई गई है बात कि इसके बावजूद वजीर आजम की रैलियों में 1 से 2 जगह पर इस तरह से बाकायदा फौज का जिक्र किया गया है और अमित शाह के को लेकर के भी ऐसी शिकायत है। जबकि कांग्रेस की जो सदर राहुल गांधी उनके बारे में बीजेपी की तरफ से यह शिकायत है कि वो बार बार एक ऐसे नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बीजेपी का ये अपना एक स्टैंड है। हमारे साथ इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, जिनमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि डॉक्टर चंद्रमोहन हैं जो तर्जुमान हैं बीजेपी के। चंद्रमोहन जी आपका इस्तकबाल है। अमित गुरु हैं, तर्जुमान हैं कांग्रेस के। अमित जी आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही फखरुल हसन चांद हैं जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और आमिर साबरी साहब हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आमिर साबरी साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और कुछ देर में हमारे साथ बल्कि जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर अशरफ काजमी जो लगातार इलेक्शन कमीशन को कवर करते रहे हैं।
सबसे पहले मैं अशरफ काजमी जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके पास ही चलता हूं। अशरफ, इलेक्शन कमीशन की एक बैठक चल रही है, शायद ये बैठक फुल कमीशन की बैठक है। क्या ये बैठक मुकम्मल हो चुकी है, अपने इख्तिताम तक पहुंच चुकी है, या बैठक अब भी चल रही है? और किन किन खास मुद्दों को लेकर यह बैठक हो रही है, कुछ जानकारी मिल पाई है अशरफ? देखिए विशाल, ये बैठक करीब 12 बजे के आसपास शुरू हुई थी और ये आज की बैठक फुल कमीशन की है, क्योंकि इसमें खुद सीईसी सुनील चंद्रा हैं और बाकी इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा और अशोक लवासा भी हैं। आज की ये बैठक सुनील अरोड़ा, सीईसी सुनील अरोड़ा जी सुनील अरोड़ा वो मौजूद हैं, और दोनों अशोक लवासा और सुशील चंद्रा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी मौजूद हैं। ये फुल कमीशन है और आज की खास बात ये है कि वैसे तो इनके पास तमाम शिकायतें हैं, लेकिन सबसे अहम जो शिकायत है वो प्रधानमंत्री को लेकर है, प्रधानमंत्री के बयान है उसको लेकर है। दूसरी शिकायत भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर है और उसके बाद राहुल गांधी की शिकायत है। तो ये शिकायतें हैं अलग अलग जी। तो इसमें जहां तक रिपोर्ट्स में मैं पढ़ रहा था अशरफ के 5 अप्रैल को ही एक शिकायत वजीर आजम के नाम को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी ये शिकायत आई थी, और उसके बाद सीपीएम ने भी एक शिकायत दर्ज कराई थी। और आज हम देखें तो ये 30 अप्रैल है, यानी कि 25 दिन का ये फासला हो चुका है। 25 दिन तक इस बारे में कोई गौर फिक्र नहीं हुआ, कोई बैठक नहीं हुई। आज पहली बैठक, जैसा कि आप बता रहे हैं, हो रही है। अशरफ, आपसे एक चीज ये भी जानना चाहूंगा, क्या मुझे इस बारे में जानकारी मिल सकती है कि अब तक ये फुल कमीशन की कितनी बैठकें हुई हैं इस बार, जब से ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हुआ है? अशरफ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जब से ये आचार संहिता लागू हुआ है अशरफ, तब से लेके आज की तारीख तक में फुल कमीशन की बैठक, इलेक्शन कमीशन की फुल कमीशन की बैठक कितनी बार हो चुकी है? आज ये पहली बैठक है या इससे पहले भी बैठक हुई थी? मैं फिर कोशिश करूंगा अशरफ से बात करने की। अशरफ को शायद हमारी आवाज मिल नहीं पा रही है। बहरहाल हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। आमिर साबरी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आमिर साबरी साहब, आपको भी इस बारे में जानकारी होगी कि आज फुल कमीशन की बैठक हो रही है, और जैसा अभी हमें अशरफ बता रहे थे कि ये फुल कमीशन की बैठक है, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा और इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा और सुशील चंद्रा शामिल हैं। क्या आप इस बारे में मजीद कुछ रोशनी डालेंगे आमिर साबरी के ये फुल कमीशन की बैठक कब होती है, क्यों होती है, इसका मकसद क्या होता है? देखिए विशाल आजम साहब, इलेक्शन कमीशन की बैठक जो है जी, हेलो जी हाँ, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की बैठक, मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके से लोग शिकायतें करते हैं और जिस तरीके से शिकायतें आती हैं, तो इलेक्शन कमीशन की बैठक सिर्फ उस पर शिकायतों पर गौर करने के लिए भी होती है। और लेकिन बावजूद इसके कि इससे पहले भी बैठकें हो चुकी हैं और लोगों ने बहुत शिकायतें करी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई सही फैसला इलेक्शन कमीशन ले पाएगा। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन या तो सत्ताधारी पार्टी के दबाव में है पूरी तरीके से, या ईमानदाराना गैर जानिबदाराना काम नहीं करना चाहता है। मेरा अपना मानना यह है, क्योंकि अभी तक मैंने ये देखा है कि जितना भी विपक्ष है, सारी पार्टियों ने एक सुझाव दिए थे अपने अपने तरीके से, किसी सुझाव पर कोई काम नहीं हुआ। और ईवीएम की शिकायतें मैं समझता हूं 4 चरण हो चुके हैं और हर जगह से ईवीएम की शिकायतें मौसूल हुई हैं, और ये मुझसे बेहतर आपको भी जानकारी है। जी अशरफ, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी अशरफ, मेरा एक सवाल था कि आज जो फुल कमीशन की बैठक हो रही है, तो जब से लोकसभा 2019 के लिए आचार संहिता जब से लागू है, ज़ाब्ते अखलाक जब से लागू है, तब से लेके आज तक में क्या मुझे आप ये बता पाएंगे कि फुल कमीशन की ये पहली बैठक है या इससे पहले भी फुल कमीशन की बैठक हो चुकी है? देखिए विशाल, वैसे तो जो कायदा है वो हफ्ते में 2 बार का है, हर मंगल को और जुमे को ये बैठक होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है, मीटिंग्स की वजह रहती हैं, इलेक्शन कमिश्नर का दिल्ली में नहीं है, दूसरी जगहों पे रहते, तो इस वजह से नहीं हो पाई। ये
एक तरह से आज पहली बैठक हो रही है जो फुल इलेक्शन कमीशन की है और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों कमिश्नर भी हैं। और आज की बैठक का जो खास इसलिए बन जाती है क्योंकि इसमें पीएम की को लेकर जो शिकायतें दर्ज कराई गई हैं कांग्रेस ने, वो अमित शाह को लेकर जो शिकायत है वो, और राहुल गांधी के खिलाफ जो शिकायतें हैं उन पर भी बातचीत की गई है। तो उन पर क्या फैसला लिया जाएगा, इसलिए ये सबकी नज़रें इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैं। वहाँ से ही शाम को पता चलेगा कि कमीशन ने क्या फैसला लिया है, क्या क्योंकि शिकायतें सबकी अलग अलग हैं और कई शिकायतें हैं, पीएम को लेकर ही कई शिकायत, तो हर शिकायत को अलग से सुना जाएगा, अलग से उसको देखा जाएगा कि कहाँ जो शिकायत की गई है कितनी सही है और क्या इसमें गुंजाइश है, नहीं है, कुछ कमी रहे, नहीं है, जो तमाम पहलू हैं कानूनी, उन सब पर बातचीत की जाएगी। और शाम तक इस पे पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन का क्या रुख है, क्या कोई वो सजा सुनाते हैं या फिर इस मामले को आगे टाल दिया जाता है, या फिर एक तीसरा रास्ता होता है कि उनको चेतावनी देकर यानी वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। मैं आपको मजीद अपने इस पे शामिल नहीं करना चाहूँ चूंकि आपको कई और मसरूफियात भी हैं। शुक्रिया आपका अशरफ इस बातचीत के लिए। लेकिन हमारे बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमोहन, आपके पास मैं सबसे पहले अब आ रहा हूँ कि चंद्रमोहन साहब, ये आपको भी थोड़ा सा अटपटा शायद लग रहा होगा कि कांग्रेस के जो सदर हैं राहुल गांधी, उनके बारे में भी बीजेपी ने यह शिकायत दर्ज कराई है कि वो बार बार अपनी रैलियों में चौकीदार डैश 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 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस बारे में कोई सख्ती से कोई फैसला दे, कोई एक्शन ले। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया और अभी अशरफ भी बता रहे थे हमारे जो नुमाइंदे हैं कि फुल कमीशन की ये पहली बैठक है जो आज हो रही है फुल कमीशन की। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी की इस शिकायत पर भी गौर नहीं किया गया? नहीं, हम तो यही कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से जो संवैधानिक संस्थाएं, आयोग हैं, उनका सम्मान करती रही है। हमने सम्मान किया है उनका, और उनके जो निर्देश आए हैं उनका पालन भी हमारे नेताओं ने, प्रत्याशियों ने हमेशा किया है। जी, हमारी ये अपेक्षा रहती है कि उसमें विस्तृत रूप से सोचा जाए और निर्णय लेने चाहिए। उसमें कोई दायरे में रहकर किसी की संतुष्टि के लिए कोई काम ना किया जाए कि इसके कारण से ये असंतुष्ट होंगे। तो ये संतुष्टि का मंच ना होकर इसमें पूरी तरीके से सबके बारे में सोचते हुए और उसका निर्वहन हो, ये हमने कहा है। हमने बात भी कही है। आजम खां रामपुर में जिस तरीके से लगातार खराब बोलते रहे और हमने उनका विषय लाया, चुनाव आयोग ने संज्ञान में भी लिया, और लगातार उनकी संख्या अभी चुनाव खत्म होने के बाद में भी वो उसको मान नहीं रहे हैं। पिछले चुनावों में भी आचार संहिता के उल्लंघन के सर्वाधिक मामले हुए, और राहुल जी जिस तरीके से वो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनको बोलना पड़ा है, हलफनामा देना पड़ा है कि भाई हम हलफनामा दे रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा, और इसमें अब बैठक हो रही है तो हमें तो यही अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी को कि इसमें एक नजीर बनेगी और एक निर्णायक स्थिति में आगे बढ़ेंगे। जी, मतलब आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी शिकायत कहीं से किसी भी पार्टी और किसी पार्टी के लीडर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को ये शिकायत की जाती है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की हैसियत से आपके मन में क्या पैदा होता है सवाल कि जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन हो, ताकि उसका इस्तेमाल आगे भी कई चरणों के इंतखाब हो रहे हैं, तो कई फेजेस में इंतखाब हैं, कई बार आप इलेक्शन कैंपेन करेंगे और यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ताकि उस पर एक रोक लग सके। ये दिल में सवाल होता है कि नहीं पैदा? नहीं, देखिए, उसमें सवाल की बात नहीं है। विषय इसकी है कि कौन क्या कर रहा है, उसका स्वरूप क्या है। जैसे मैंने आजम खां के बारे में बोला कि आजम खां क्या बोल रहे हैं। ये स्वरूप आप तय करेंगे, कोई पार्टी का लीडर तय करेगा? ये स्वरूप इलेक्शन कमीशन तय करेगा? इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा, लेकिन ये अपेक्षा एक भारतीय नागरिक के नाते से, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते ये अपेक्षा तो मुझे भी रखनी होगी ना। कोई भी आयोग से, कोई भी संवैधानिक संस्थाओं से, भारत का नागरिक हूं, जो आपने मुझसे पूछा है, तो मैं ये अपेक्षा व्यक्त करूंगा ना। मैं वही कह रहा हूं कि महिलाओं के बारे में स्वरूप इलेक्शन कमीशन तय करेगा। महिलाओं के बारे में अगर कोई व्यक्ति जी इलेक्शन कमीशन से ही तो हमको ये अपेक्षा है। जी, आज देखिए, आप सबने देखा है कि भारत में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, आपने भी देखा है, हमने देखा है
निर्वाचन प्रक्रिया में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया किस तरीके की थी। उत्तर प्रदेश से हमारा संबंध है, उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कई इलाके ऐसे थे कि जहां बूथ कैप्चरिंग एक सामान्य बात थी, बूथ कैप्चरिंग का कोई अर्थ नहीं था, बूथ कैप्चरिंग ही बूथ कैप्चरिंग थी। लेकिन आज उसमें परिवर्तन हुआ है और लगातार परिवर्तन होता चला रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं अब इस सवाल को लेके अमित गुरु के पास जाऊंगा, पुरानी बात हो, तर्जुमान है। अमित गुरु जी, मेरा भी सवाल सीधा यही है कि जब कोई भी एक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी जब एक शिकायत को लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंचती है तो वो आशा क्या करती है, उम्मीद क्या रहती है उसे कि उसकी शिकायत का क्या होगा? अमित गुरु देखिए आज निसंदेह जितनी भी शिकायतें गई हैं, आपने देखा होगा सिलसिलेवार मायावती जी का शिकायत हुआ, उन्होंने इस तरह के आचार संहिता का उल्लंघन किया, 4 दिन के अंदर कार्रवाई हुई। योगी आदित्यनाथ और सिद्धू, मेनका जी और समाजवादी पार्टी के आजम खान का भी नाम है जी, इन सब के ऊपर 6 दिन के अंदर कार्रवाई, 6 दिन के अंदर कार्रवाइयां हो गई। अब आप बताइए, 9 अप्रैल का वो दिन है जिस दिन आचार संहिता का खुला उल्लंघन प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच के माध्यम से किया और वहां ने अपील की थी कि क्यों न पुलवामा और बालाकोट स्ट्राइक के नाम पे पहली बार वोट करने वाले नए युवा हमको वोट करें। अब आप देखिए, इस तरह का उल्लंघन शिकायत होती है कोलकाता से। 9 अप्रैल को ही कोलकाता के महेंद्र सिंह ने एक शिकायत की थी, कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई है और आज 21 दिन गुजर गया है। आप पहले जो नाम मैंने लिया, मायावती से लेके योगी आदित्यनाथ और सिद्धू जी तक, मेनका गांधी तक, उनपे कार्रवाई करने में चुनाव आयोग बिल्कुल सख्त है, तत्काल त्वरित कार्रवाई कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री के मोदी के मामले में इन लोगों ने कार्रवाई करने में 21 दिन लगा दिया। और अभी आप देखिए, अभी कहने को तर्क रख देंगे कि राहुल गांधी जी का भी नाम है जी, लेकिन सवाल इस बात का है कि इन्हें चुनावी नुकसान न हो, इसलिए चुनाव आयोग भी 2 तरफा रवैया अपना रहा है। चुनाव आयोग की जो स्थिति इस समय दिख रही है वो निसंदेह संदेहास्पद है। इस तरह की कार्रवाइयां तत्काल होनी चाहिए थी। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और सर्वमान्य संस्था है, उस पर बड़ा भरोसा रहता है जनता को। लेकिन अगर कार्रवाई करने में 2 तरह की चीजें अगर निकल के आती है तो सवाल तो उठेंगे। और आज वो सवाल चुनाव आयोग पे उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कार्रवाई करने में, आज आप बैठक कर रहे हैं, मैं आपको अभी मैं बता दे रहा हूं, बैठक के बावजूद भी 30 को ये बैठक है और बैठक के बावजूद भी कोई नतीजा मुझे निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतनी देरी के बाद आप उम्मीद ही क्या करेंगे। और ऐसे में 4 चरण के चुनाव हो चुके, आप इसको और पहले कहते 9 अप्रैल की घटना, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई जगह आचार संहिता का उल्लंघन किया, लेकिन शुरुआत जो 9 अप्रैल से हुई उसमें इतने दिन कैसे लग गए? आप किए होते तो इस बीच दो चरण के चुनाव भी निकल गए। आपने कोशिश ऐसी करी कि सारे चुनाव निकल जाए तब फिर इन पे कार्रवाई की बात हो। तो निसंदेह आज चुनाव आयोग सवाल के घेरे में है, उससे सवाल देना पड़ेगा, क्योंकि आपका समय कम है। बहुत सारे ऐसे आरोप हैं, तथ्यात्मक आरोप हैं, जो सीधे सीधे चुनाव आयोग और यहां तक कि कुछ अन्य सरकारी संस्थाओं पे भी है, जो इस तरह की रवैया अपना रही है, ढुलमुल रवैया, और वो भी पक्षपाती। तो मैं कहूंगा कि चुनाव आयोग आज सक के घेरे में है। चुनाव आयोग को अगर साफ सुथरा होना तो तत्काल, अभी भी अगर 21 दिन की देरी हुई है तो तत्काल इस पे सकारात्मक कार्रवाई करे, तब जाके जनता का विश्वास चुनाव आयोग पे बना ठीक है। सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग भी और साथ ही साथ जो सत्ताधारी दल है यानी बरसर इक़्तिदार जमात है बीजेपी, वो भी इस बात को लेकर काफी उम्मीद है लगी है और वो इंतजार में है कि राहुल गांधी को लेकर जो शिकायत दर्ज कराई गई ईसी में उस पर भी फैसला कब आएगा। जबकि ये बताया जा रहा है कि पहली फुल कमीशन की बैठक इलेक्शन कमीशन की आज पहली बार हो रही है, जबकि होना यह चाहिए कि हफ्ते में 2 बार फुल कमीशन की बैठक हो, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, हमारे नुमाइंदे कह रहे थे। लेकिन जब से आचार संहिता लागू हुआ है, जब से ज़ाब्ते अखलाक का निफाज हुआ है, तब से लेकर आज तक फुल कमीशन की बैठक नहीं हो पाई थी। इसके लिए जो भी वजूहात रही हों और चाहे जितने भी ये मसरूफ रहे हों, लेकिन
ये बैठक पहली हो रही है, इसको लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं कि अगर 5 अप्रैल को ही एक शिकायत पहली दर्ज कराई जाती है या 9 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई जाती है, उस पर गौर व फिक्र इलेक्शन कमीशन इतनी देर से अगर करेगा तो फिर अवाम का जो एक यकीन है उसका क्या होगा। लेकिन ये जरूर है कि इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले कुछ कार्रवाइयां करके ये एहसास भी दिलाया है कि इलेक्शन कमीशन बहुत अलर्ट है। लेकिन सवाल हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या बड़े नाम और बड़े चेहरे जब आते हैं तब इलेक्शन कमीशन की रफ्तार थोड़ी कम पड़ जाती है, ये सवाल है। हमारे साथ फखरुल हसन चांद है, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। इनकी पार्टी के एक नेता आजम खां के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। आपसे मेरा सवाल है फखरुल हसन चांद साहब, क्या नेताओं के खिलाफ उनकी जो बदजुबानी है उनके खिलाफ या इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि क्या हमें इस्तेमाल करना है इंतखाबी तशहीर में और किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, सेना का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, क्या ऐसे मामलों में भी इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो भेदभावपूर्ण जो उनकी कार्रवाई है अब तक की भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन आपके ये अधिकार हैं या आपकी ताकत है। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मेरे पास तो कोई ताकत ही नहीं है, मेरे पास तो हाथ पैर नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट उन्हें याद दिलाता है कि नहीं, आपके पास बहुत अधिकार हैं, आपके पास बहुत ताकत है। आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, जब योगी जी बयान देते हैं, एक विवादास्पद बयान देते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। जब वो दूसरा दे देते हैं, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बयान देती है तो चुनाव आयोग एकदम से सक्रिय होता है। उसको मालूम था कि गठबंधन की एक रैली दूसरे दिन होने वाली है, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ जी पे और मायावती जी पे एक साथ प्रतिबंध लगा देता है। आजम खां जब कोई बयान देते हैं तो उनपे आपको घंटों नहीं बीतते हैं, आप तो दिन की बात करते हैं, मैं कहता हूं घंटों नहीं बीतते, मिनट नहीं बीतते हैं, उनपे मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, उनपे कार्रवाई भी चुनाव आयोग बहुत तेजी के साथ कर देता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी बक्सा लेके जाते हैं और उनका बक्सा चेक किया जाता है तो उस पर कार्रवाई कितनी जल्दी हो जाती है, वो सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन जब वो बयान देते हैं 9 अप्रैल को, आज 30 अप्रैल हो गई, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती, तो इसलिए चुनाव आयोग को शक के घेरे में इसलिए देखा जाता है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो हम समाजवादी लोग पहले दिन से आवाज उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को हटाया जाए। कन्नौज में कल एक उत्तर प्रदेश के मंत्री, जो महिला मंत्री थी, वो अपनी गाड़ी में बैठे रहती हैं और पोलिंग बूथ से पोलिंग अधिकारी को घसीट के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेके आते हैं गाड़ी के तक कि चल तुझे मंत्री जी तुझे बुला रही है बाहर, और आपके चैनलों ने सबने उसको दिखाया था बहुत गंभीरता के साथ। मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल की हिंसा पे तो हम चर्चा कर रहे थे, क्यों नहीं हम उत्तर प्रदेश में कि जो कानून व्यवस्था है, जो इलेक्शन कमीशन लचर हो गया है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। चुनाव आयोग उनका सहयोग कर रहा है। हम कहना चाहते हैं जो आज मीटिंग हो रही है, हमें उससे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे मालूम है जब ये बाहर निकल के आएंगे तो इसको ये अपने तरीके से बराबर करने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी पे या किसी अन्य नेता पे कोई कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने तो ऐसी नजीर पेश की है इसी इलेक्शन में। मैंने जो अभी नाम गिनाए थे उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी पार्टी के किसी एक लीडर के खिलाफ कार्रवाई हुई हो, उसमें तो कार्रवाई योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी हुई थी। और इलेक्शन कमीशन ने सत्येंद्र सत्ती के खिलाफ भी कार्रवाई की, जो हिमाचल बीजेपी के लीडर हैं। तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं करेगी, चूंकि वो दूसरी पार्टियां हैं और वो बीजेपी के लोग नहीं हैं? फखरुल हसन, देखिए इलेक्शन कमीशन को अगर कार्रवाई करनी होती तो जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं पिछड़ा हूं तब कर दी होती। देश के प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि सब भ्रष्टाचारी हैं, जब कोई दूसरे चोर के नारे लगाते हैं तो उस पर तो कार्रवाई के लिए लोग पहुंच जाते हैं। दूसरी पार्टियों को, दूसरे नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते हैं, भ्रष्ट कहते हैं, उन पे कोई कार्रवाई चुनाव आयोग नहीं करता है। इसलिए चुनाव आयोग को हम शक की निगाह से देखते हैं। चुनाव आयोग की गरिमा को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को चाहिए, अगर आज वो मीटिंग कर रहे हैं तो वो एक नजीर पेश करे। उनको चाहिए कि वो ऐतिहासिक फैसला कर दे। चुनाव आयोग सबसे ऊपर है, देश के जो सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद है उससे भी ऊपर है। उनको चुनाव आयोग को, प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि आपकी भी एक मर्यादा है, आप भी चुनाव आयोग के दायरे में आते हैं, आप चुनाव आयोग के दायरे से बाहर नहीं है।
ठीक है। आमिर साबरी साहब, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि इसको इस नजरिए से ना देखते हुए कि कोई किसी का स्टेटमेंट इसलिए तो नहीं आ रहा है कि वो उसकी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है इसलिए वो इलेक्शन कमीशन पर निशाना साध रहा है, बल्कि क्या ये सच में ऐसा दिख रहा है कि कुछ मामलों में रफ्तार थोड़ी सुस्त है? विशाल आजम साहब, एक बात तो आप ये समझिए कि भाषा शैली जो चुनाव में मतलब नेताओं की रही है वो तो कहीं से भी लगता नहीं है कि ये जिम्मेदार लोग हैं या जिम्मेदार ओहदों पर फायज हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत नीचे स्तर की, बहुत उससे भी नीचे गिरे हुए स्तर की जो भाषा इस्तेमाल हो रही है चुनाव में, ये नहीं होना चाहिए विशाल साहब। ये अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरी बात, जहां तक सवाल है कि जो प्रधान स्तर के लोग कैंडिडेट होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो भी ये भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो भाषा का हमारे बहुत बड़े बड़े नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये लगभग मैं एक पार्टी पे कोई इल्जाम नहीं देना चाहता, लेकिन हाँ ये भी सच्चाई है कि ज्यादातर इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो अपनी मर्यादा और अपनी सीमा से बाहर आ जाते हैं और बहुत गलत बयानी करते हैं। मेरा मानना यह है कि दो बातों पर तो ब्रेक लगना चाहिए, रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लगाए या चुनाव आयोग लगाए कि जातवाद प्लस मजहब, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, ये ना कह करके आप अपने बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, विकास है और अथाह मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है कि जरूरी है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ही हिंदू मुस्लिम और जात बिरादरी पर ही चुनाव लड़ा जाए। ये कहीं से भी मतलब मैं इसको बेहतर नहीं समझता विशाल साहब। नहीं, देखिए बात यहाँ पे थोड़ी आमिर साहब कुछ अलग है। यहाँ पर मामला जनरलाइज ना होकर हम लोग बहुत स्पेशल केस की बात कर रहे हैं। स्पेशल केस का मामला ये है कि ये क्लियर कट गाइडलाइन है कि कोई भी अपने इंतखाबी तशहीर में पुलवामा, शहादत, फौज, शौर्य, सेना, बहादुरी ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जब मुल्क का एक बड़ा लीडर ऐसी लफ्जों का इस्तेमाल अपनी रैली में करता है तो ये एक सवाल तो बनता है ना कि इसके बारे में क्या कुछ हो। मैं सिर्फ इस पे फोकस कर रहा हूं आमिर साहब। नहीं, ये तो अफसोसनाक है। देखिए, आप देखिए जो 2014 का चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने तो 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देने की बात की थी जो नहीं मिली, बेरोजगारी की बात की थी जो नहीं हुआ, विकास की बात की थी जो नहीं हुआ। हाँ, एक पुलवामा, अगर ना, मैं यही पूछना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अगर पुलवामा वाली घटना ना होती तो ये किस बिहाफ पर ये जनता के बीच जाते और क्या कह करके वोट मांगते, ये बात बड़ी है। बड़ा सवाल तो ये है विशाल साहब। ठीक है, और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों को इसको लेना चाहिए, मतलब संज्ञान में लाना चाहिए कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। देखिए, दरअसल कांग्रेस की तरफ से जो उनके एमपी हैं सुष्मिता देव, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि बार बार ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े नेताओं के जरिए से। तो उस पर जो सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर उस पर सुनवाई में अब तक क्या हुआ। और इसको लेकर जब इलेक्शन कमीशन में 5 अप्रैल को पहली शिकायत दर्ज कराई गई, उसके बाद सीपीएम ने शिकायत दर्ज कराई। कुल 5 कांग्रेस और सीपीएम की 5 शिकायतें अब तक इलेक्शन कमीशन के पास हैं और उस पर कोई डायरेक्टिव नहीं आया है। पहली बार आज फुल कमीशन की बैठक हो रही है, जो भी हमने अपने नुमाइंदे से पूछा था। और इसी बीच एक खबर ये आ रही है कि वजीर आजम और अमित शाह के जरिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का मामला है, इस बारे में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और जुमेरात को, यानी बृहस्पतिवार को, जुमेरात को फिर से इस बारे में सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस दौरान इलेक्शन कमीशन कोई फैसला लेना चाहे तो ले सकती है। अमित गुरु, क्या इस खबर से, जो अभी बिल्कुल ताजा आपको मैं खबर दे रहा हूं, क्या इस खबर से कुछ उम्मीद बन रही है कि जो 5 शिकायतें पड़ी हैं वजीर आजम अमित शाह के खिलाफ, जिसमें कांग्रेस ने 4 शिकायतें की, एक सीपीएम ने की हैं, क्या इस शिकायत पर अब लगता है कि कोई नजरसानी, यानी इस शिकायत पर कोई एक्शन होगा? देखिए, अभी मैं यही बात कह रहा था कि निश्चित तौर पे चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है और अभी तत्काल की जो आपने रिपोर्ट बताई, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दिया चुनाव आयोग पे, तो अब इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। कहीं न कहीं से अधीर दिख रहा है चुनाव आयोग। और इस तरह की चीजें मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र जो है ना, वो इसका माहौल बना के रखा हुआ है सत्ताधारी दल ने। और इस तरह ये मतलब क्या है? चंद्रमोहन जी क्या इस पर आप कुछ कहेंगे? ये सीधा आप पे अटैक कर रहे हैं कि सत्ताधारी दल ने इसको लोकतंत्र का मजाक बना के रखा है। चुनाव आयोग को बार बार सुप्रीम कोर्ट निर्देशित कर रहा है। ये अपने आप में पहली बार इस तरह से हो रहा है। क्या अगर आप खामोश हैं तो इसका मतलब ये माना जाए? हमारे नाजरीन जो सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, उसको मान लें। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो ये भी बोल रहा हूं
कि जो यहाँ पत्रकार के रूप में बिठाए हैं इनको महागठबंधन का प्रवक्ता कह के बिठाइएगा, क्योंकि अगर इनको निष्पक्षता नहीं पता है, इनको ये नहीं पता कि आजम खान ये बोलते हैं इस प्रदेश में कि मैं बनूंगा, मैं आऊंगा तो जूते साफ कराऊंगा अधिकारियों से। जो ये भाषा बोलने वाले आजम खान, उनका पाप अगर इनको नहीं दिखता है, उनकी वाणी ये नहीं, इनके कान नहीं सुन पाते हैं, तो इनको किसी गठबंधन का प्रवक्ता बनाइएगा, इनको कदापि पत्रकार मत कहिएगा। आमिर साहब क्या कह रहे हैं आप? सीधा पर इल्जाम है नहीं है इनको। ये भी ये जिस तरीके से, क्योंकि आजम खान जब महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं ये कहते हैं उससे खराब कोई, उससे बिल्कुल एकदम नहीं, अभी तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही ना चंद्रमोहन जी, अभी तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। कहाँ की सच्चाई है? सच्चाई कर रहा है, सच्चा नहीं है। जिस तरीके से आजम खान बोला, ये एक शब्द आजम खान पे नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? अरे कहाँ नहीं, आपका टेस्ट होगा और किसकी बड़ाई करें? आप केवल भाजपा के नेता बोलने के लिए बैठे हो यहाँ पर। आप अपने तख्ती लटकाइए, योगी जी कर रहे हैं, कौन बोला? लेकिन चंद्रमोहन जी, मुझे मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही ना। जिस तरीके अरे आप पूरी आप देखो जिस तरह की बातें कर रही है। देखिए, मेरा सवाल अमित गुरु से था। अमित गुरु ने यह कह दिया कि बरसर इक़्तिदार जमात जो है उसने एक माहौल बना रखा है ऐसा कि तमाम जो संस्थाएं हैं वो बिल्कुल अपना काम सही से नहीं कर पा रही हैं। मेरा सवाल अमित गुरु को लेकर है। चंद्रमोहन जी, क्या इस बात में सच्चाई है? इसका जवाब देंगे आप? अमित गुरु जो आरोप लगा रहे हैं। मैं विशाल जी, मैं कुछ बात जोड़ना चाहता हूँ। अभी ये लोग और भड़केंगे, कुछ बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। स्थितियां स्पष्ट हैं विशाल जी, कुछ बात रखना चाहता हूँ। ये और भड़केंगे अभी। लगातार कांग्रेस ने क्या नहीं बोला? देखिए, एक चीज आपको बता दें, अभी हम लोग निर्वाचन आयोग पे बात कर रहे हैं। अभी तो निर्वाचन आयोग पे बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि नीति आयोग भी इस तरह के दस्तावेज लीक कर रहा है जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में फायदा हो रहा है। अब ये जांच का विषय है। बहुत जल्दी अगर आप लोग इस तथ्य पे काम करें तो अभी प्रधानमंत्री का चेहरा एक बार और बेनकाब होगा। नीति आयोग, प्रधानमंत्री जी जहां जहां दौरा कर रहे हैं, जहां जहां इनकी सभाएं लग रही हैं, उस जगह से क्षेत्रीय जाति आधार क्या है, सांस्कृतिक आधार क्या है, धार्मिक पहुंच क्या है, वहां का इतिहास क्या है, ये सारा साक्ष्य देखिए, सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि अगर एक बॉडी है जो बहुत फंक्शनल है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब तक आचार संहिता लागू रहता है, जब तक ज़ाब्ते का निफाज रहता है, तब तक फुल एक्शन में इलेक्शन कमीशन होता है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो वहां पर बड़े अफसरान की तबादले भी करवा सकता है। उसे चूंकि इस बात को हर हाल में इंश्योर करना होता है कि हर हाल में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और सेफ और साउंड जो है वो इलेक्शन हो। लेकिन इसमें अगर कोई शिकायत दर्ज करा रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैंने चंद्रमोहन जी कहा कि आपकी पार्टी की तरफ से भी शिकायत दर्ज है, कांग्रेस की तरफ से भी शिकायत दर्ज है, सीपीएम की तरफ से भी शिकायत दर्ज है, लेकिन शिकायत दर्ज कराने का मतलब क्या है कि शिकायत दर्ज हो गया, काम खत्म? क्या उसके बाद आगे बैठकें होनी चाहिए, उस पर कोई बात आनी चाहिए कि हाँ भाई ये आरोप गलत है या सही है, और अगर सही है तो फिर एक्शन में लिया जाए। और इस वक्त बड़ी खबर जो मैंने आपको पहले बताया था, अपने बहस के दौरान ही ये बात आपको हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शिकायत इलेक्शन कमीशन के पास पहले से की गई है कि वजीर आजम के नाम को लेकर और साथ ही अमित शाह के नाम को लेकर, और एक शिकायत राहुल गांधी के नाम को भी लेकर भी थी कि ये जो है इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस पर पूरी तरह से अमल न करते हुए इंतखाबी तशहीर में इन्होंने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है और इलेक्शन कमीशन की भी गाइडलाइंस है कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल न किया जाए। इंतखाबी तशहीर में किसी भी तरह से सेना, फौज, शहादत जैसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस सर्व किया है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब जुमेरात को फिर से करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लेकिन यह कहा है कि इस बीच इलेक्शन कमीशन चाहे तो कार्रवाई कर सकती है, उस पर कोई रोक नहीं है किसी तरह की, वो चाहे तो कार्रवाई कर सकती। इस शिकायत के मद्देनजर हम आपको बता दें कि कुल
कांग्रेस की तरफ से 4 शिकायतें दर्ज कराई गई थी और सीपीएम की तरफ से 1 शिकायत दर्ज कराई गई थी इस बात को लेकर कि नरेंद्र मोदी वजीर आजम जो है उन्होंने इंतखाबी तशहीर में कई मौकों पर सेना, फौज शब्द और शहादत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक शिकायत यह भी थी कि राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर पीएम ने कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था जिसमें कुछ ऐसी बात कही गई थी कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी वो वहां से लड़ रहे हैं जहां पर जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी में, इस तरह की बातें थी जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज कराई गई थी। और आज ही फुल इलेक्शन कमीशन की बैठक भी चल रही है। तो हम इसी पर बातचीत कर रहे थे। सवाल मेरा सीधा यह था कि इसमें कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कह सके कि हमारे मामले पर शिकायत दर्ज जो हमने कराया उस पर अमल नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इसमें जो कांग्रेस के सदर राहुल गांधी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं आई और जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर कराई गई थी उस पर भी अब तक कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइंस नहीं आई फर्दर। लेकिन बैठक हो रही है। आबिद साबिर साहब, मैं आपके पास सवाल को लेकर आ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस सर्व किया है इलेक्शन कमीशन को, जो ताजा खबर है, और जुमेरात को इस पर फिर से सुनवाई होगी। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इस बीच कोई कार्रवाई करना चाहे तो कर सकती है। मामला ईसी में जो शिकायत दर्ज कराई गई है पीएम और अमित शाह के ताल्लुक से इस पर है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? अभी जो अभी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, नोटिस सर्व करना ईसी को। विशाल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है वो आप ये समझिए, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियां ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सत्ताधारियों के साथ खड़ा है। बिल्कुल सच्चाई है कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है ये मुझे टीएन शेषन ने बताया था। शायद उससे पहले लोग इलेक्शन कमीशन का नाम सुने होंगे, लेकिन आम जनता नाम भी नहीं जानती थी, नेता लोग भले जानते हों। लेकिन टीएन शेषन ने यह बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। उसने सब पर, जो भी चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सत्ताधारी हो गैर सत्ताधारी, लेकिन टीएन शेषन ने वो कार्रवाइयां करके सच में बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। लेकिन अभी बड़े अफसोस की बात है कि अब क्या नाम ले कि हमारे अभी जो इससे पहले वाले इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे नसीम जैदी साहब, उन्होंने बिल्कुल इसको नाकारा बना दिया और वो नाकारापन आज तक झलक रहा है इलेक्शन कमीशन का। बिल्कुल साफ बात है। चाहे हमारे भाजपा प्रवक्ता को ये बात बिल्कुल बुरी लग जाए, मुझे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि सच्चाई इतनी खराब होती है कि सामने आदमी को अगर तमंचा लेके खड़ा हो जाइए तो एक बार की वो कहता है गोली मार दे, लेकिन सच इतना खराब होता है कि आदमी दौड़ पड़ता है। जैसे भी हमारे भाजपा प्रवक्ता हमारे पर दौड़े थे और इन्होंने मुझे गठबंधन का प्रवक्ता बना दिया था, जबकि गठबंधन से मेरा दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। और सच्चाई बहुत खराब चीज होती है। सच्चाई यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार ना होकर के जानिबदार बना हुआ है। विशाल साहब, चंद्रमोहन जी, आप इस खबर को कैसे ले रहे हैं? जो मैंने आपको बताया कि वजीर आजम मोदी और अमित शाह के जरिए जो आचार संहिता का उल्लंघन मामला है, इस मामले पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और जुमेरात को अगली सुनवाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि इस दौरान, यानी जुमेरात से पहले, बृहस्पतिवार से पहले तक अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला लेना चाहे तो ले सकती है। हाँ, तो इसमें कहां कोई बात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जी चंद्रमोहन जी, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया है और हमने हमेशा से सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया चुनाव आयोग पालन करेगा। चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को जहां पक्ष रखने की बात आएगी वहां पक्ष रखेंगे। अब निर्णय जिनको लेना है वो निर्णय लेंगे, हम तो सम्मान करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जोर देके कहूंगा कि भाई सारी चीजों को संपूर्णता के साथ देखना होगा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं होगी तो नहीं होगी। जब यह कहा जाएगा कि वो कागज के पिछड़े हैं, हम असली पिछड़े हैं, तो ये क्या है? इसको भी तो देश सुनना है, इसको भी तो देश समझ रहा है कि आप आखिर क्या बोल रहे हो भाई, क्यों बोल रहे हो, ये आप क्या भाषा बोल रहे हो? आप मौत का सौदागर कहोगे, आप नीच कहोगे, नीच जाति का कहोगे। नहीं, वहां अभी नहीं जाना। देखिए, ये बात तो उस पर नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, हमारा मुद्दा सिर्फ ये है आज का टॉपिक नहीं, डिस्कशन का टॉपिक वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। सारी बातें डिस्कशन का टॉपिक वो बिल्कुल नहीं है। डिस्कशन टॉपिक सिर्फ ये है कि जो शिकायतें दर्ज कराई गई, अभी देखिए मीनाक्षी लेखी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दर्ज कराई थी, देखिए उस पर क्या कुछ हो रहा है। मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की थी उस पर हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया ना। राहुल गांधी के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उनको कहना पड़ा कि हाँ फिर से एफिडेविट देंगे, उसे माफी का शब्द लिखा रहेगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो हमारी संस्थाएं हैं वहां पर हम शिकायत करें, कोई भी पार्टी करे। गलतियां की राहुल गांधी ने तीन गलतियां की उसमें हलफनामे में, एक नहीं की, 3 गलतियां की हैं। वो माफी शब्द लिखने को तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं है तैयार?
नहीं, अभी उनके वकील ने जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अभिषेक मनु सिंह ने माना इस बात को। कैसे बोलोगे जी बिल्कुल। सीजीआई ने पूछा कि भाई खेद का मतलब क्या है, कहां लिखा है आपके एफिडेविट में खेद? तो मैं वही कह रहा हूं ना कि बातें यहां पर उसी को लेकर हो रही हैं कि अगर कोई शिकायत दर्ज कराता है तो उस पर कार्रवाई हो, उस पर सुनवाई हो। क्योंकि राहुल गांधी पर कोई नारा नहीं बचा है ना। जी अमित गुरु जी आपका रिएक्शन इस पे चाहिए। इलेक्शन कमीशन को नोटिस सर्व किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी की है, निश्चित तौर पे चुनाव आयोग पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और चुनाव आयोग को अब से कम अपने देश के नागरिकों के दिल दिमाग में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने होंगे और आगे इसको अनुरोध जारी करने होंगे। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिस बात को कह रहे थे, इन्होंने टीएन शेषन का नाम लिया और पिछली बार जयदी साहब का भी नाम लिया। सच में आपको बताऊं, और आपको मैं यहां से कह रहा हूं, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, आने वाला इतिहास 2014 से 2019 तक के राजनीति का जब परिदृश्य लिखा जाएगा, लोकतंत्र के ऊपर एक के बाद एक हमले की बात लिखी जाएगी, स्वायत्त संस्थाओं को मुट्ठी में कैद करने की बात की जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदियों तक दोषी मानी जाएगी। चलिए वो मुस्तकबिल की बातें, भविष्य की बातें हैं, बात उस पर अभी करनी नहीं है। बात सिर्फ ये कर रही है कि मौजूदा वक्त में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो किस तरह से उस पर आवाम का यकीन बना रहे। फखरुल हसन चांद, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से लूंगा। सुनवाई नहीं हुई, ताखिर हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस सर्व किया है और साथ ही ये कहा है कि इस बारे में इलेक्शन कमीशन आजाद है, जो चाहे फैसले ले सकती है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे बोल रहे थे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस दी है तो क्या हुआ, उन्हीं ने बहुत हल्के से लिया। अरे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ली, ये बहुत गंभीर मामला है। राहुल गांधी का भी नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना, नागरिकता से बड़ा नहीं है। राहुल गांधी की नागरिकता से बड़ा नहीं है। राहुल गांधी के विषय में नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने, मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। आप आतंकियों को छोड़ रहे थे तब भी नोटिस लिया। चंद्र मोहन जी, वक्त बहुत कम है, थोड़ा बोलने दीजिए। मैं ऐसे में देखिए, जब वो उन्होंने बिल्कुल खामोशी बरती है जब आप या कोई दूसरे कह रहे थे। थोड़ा सा समय रह गया है चंद्र मोहन जी, प्लीज। हाँ चलिए फखरुल हसन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो ये कल राफेल के मामले में भी केंद्र सरकार गई, उसने कहा कि हमें समय दे दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको गंभीरता नहीं मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की गंभीरता क्या होती है। चुनाव आयोग को बार बार ये कहना पड़े सुप्रीम कोर्ट को कि आप अपना काम ठीक ढंग से कीजिए। जब आप काम ठीक ढंग से नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार हस्तक्षेप ना चाहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा, तो ये बहुत गंभीर विषय है। आखिर चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि देश की जो जनता है 125 करोड़ जनता, उनका विश्वास चुनाव आयोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए। वक्त की कमी है। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले को लेकर अब जुमेरात को यानी कि बृहस्पतिवार को इस पे सुनवाई करेगा। सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि क्या उससे पहले इलेक्शन कमीशन इस बारे में जो शिकायत दर्ज कराई गई हैं, जो वजीर आजम या अमित शाह के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ, क्या उस पर कोई फैसला इलेक्शन कमीशन ले लेगा, या फिर यह कि सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई जुमेरात को करता है उसके बाद ही कुछ एक्शन होगा। सबको इंतजार इस बात का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आदाब।